ही वो सब स्पेस में पहुंच गया। उसने चैन की सांस ली कि अब वो आराम से सोच सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक एक्टर के तौर पे कास्ट करना चाहते हैं। उसने सोचा कि शायद वो लोग मुझे मेरी अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स की वजह से ही कास्ट करना चाहते हैं। फिर उसने स्क्रिप्ट की ओर देखते हुए सोचा कि मैंने जो एक्सपीरियंस यहाँ सब स्पेस में गेन किया है वो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है। तभी वो ग्रेड ए की स्क्रिप्ट देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि क्या ग्रेड ए हाईएस्ट होता है या इससे भी ऊपर कोई ग्रेड होता होगा। खैर, मुझे लगता है कि इसकी व्यूअर रेटिंग कम से कम उसी ग्रेड की मूवी थक प्रोसिक्यूटर से 2 गुना होगी। मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन इस स्क्रिप्ट की मदद से मैं तीनों ही ग्रेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा। प्रोफेसर हार्यांग, क्या ये एक क्राइम जेनर है? क्या इन्होंने मेरे लिए कोई रोल चूज कर रखा है? क्या इसमें कोई छोटा रोल नहीं है? अगर देखा जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर इन जैसे इंडस्ट्री के बड़े लोगों से इवैल्यूएशन पा सकता हूं। इतना बोल वूजीन उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगा। उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे। उसने सोचा कि जिन कैरेक्टर्स का नाम टॉप पे है वो इस ड्रामा के मेन लीड होंगे और उनके काफी सारे सीन्स भी होंगे। इसीलिए मुझे ये जो लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर पार्क का छोटा रोल है उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए। इतना बोल उसने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वूजीन को पता नहीं था कि उसकी एक्टिंग कैसी थी। वो उन जजेस का इवैल्यूएशन पाने के लिए काफी एक्साइटेड था। तभी यूनमी सीरियस चेहरे के साथ अपनी जगह से खड़ी हो गई। वूजीन घबराते हुए सोचने लगा कि ये मेरे पास क्यों आ रही है? ये काफी डरावनी है। क्या ये गुस्से में है? तभी यूनमी ने वूजीन के दोनों हाथ पकड़ लिए, जिससे वो चौंक गया। यूनमी उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज इस असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल को एक्सेप्ट कर लो। वो खुश होते हुए वूजीन से बोलने लगी कि इस रोल को सिर्फ तुम ही ले सकते हो। वहीं पास खड़ा मानवू उन्हें देखते हुए सोच रहा था कि लगता है राइटर यूनमी काफी एक्साइटेड हो चुकी है। ये ऐसे ही रेकलेसली किसी को कास्ट कैसे कर सकती है? हालांकि मैं इसे समझ सकता हूं। वो पक्का इस मॉन्स्टर को सीज कर लेना चाहती है। वहीं अंदर ही अंदर वूजीन की हालत खराब हुए जा रही थी। वो यूनमी के अचानक खुद का हाथ पकड़कर इतनी बड़ी ऑफर देने से काफी ओवरवेल्म हो चुका था। फिर उसने यूनमी को देख सोचा कि इसके रिएक्शन से ये बात तो साफ है कि वो सब स्पेस वाकई में इनक्रेडिबल है। इतना सोच उसने वापस से सिग्मा मेल बनते हुए यूनमी से अपना हाथ छुड़वा लिया। तभी मानवू ने यूनमी को शांत करवाते हुए बताया कि पहले मैं वूजीन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। फिर वो वूजीन से बोलने लगा कि तुमने कहा था कि एक्टिंग करना तुमने इस सुपर एक्टर के ऑडिशन के लिए खुद के दम पर सीखा है, राइट? वैसे तुम्हें ये करते हुए कितना वक्त हो चुका है? वूजीन बेचारे का तो एक्टिंग की दुनिया में ये सिर्फ दूसरा ही दिन था, लेकिन उसने फिर से चैड की तरह एक्ट करते हुए कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं। मुझे ये सब करते हुए कुछ वक्त बीत चुका है। ये सुन मानवू उसे देख सोचने लगा कि कुछ वक्त से इसका क्या मतलब? जिस हिसाब से इसने कुछ ही देर में स्क्रिप्ट पढ़कर असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल इतने बढ़िया तरीके से किया है, उससे तो लगता है कि ये लड़का कम से कम पिछले 10 साल से एक्टिंग कर रहा होगा। इसका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बात का प्रूफ है। भला इसने अपना टैलेंट दिखाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? ये सब सोचते हुए मानवू ने वूजीन से पूछा कि तो तुमने ये सेल्फ स्टडी कहाँ से की है? भले ही तुमने इसे खुद के दम पर सीखा हो, लेकिन किसी की भी अकेले कुछ कर पाने की एक लिमिट होती है। इस अचानक से किए गए सवाल से वूजीन सोचने लगा कि अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आगे से मानवू खुद के ही सवाल का जवाब देते हुए बोलने लगा कि अगर किसी को तुम्हारे जैसे एक्टर के बारे में पता होता तो डायरेक्टर्स तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते और तुम किसी स्मॉल थिएटर से भी नहीं लगते। तो फिर क्या तुमने इसकी स्टडी विदेश से की है? वूजीन विदेश की बात सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने सोचा कि अब बातें और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं। तभी योन ने उससे कहा कि अगर किसी रीजन से तुम ये चीज बताना नहीं चाहते तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वूजीन को भी ये आइडिया सही लगा। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वो मन ही मन योन को थैंक यू बोलते हुए सोच रहा था कि मैंने ऐसे सीक्रेट रीजन का ऑप्शन चूज किया है जो हकीकत में एग्जिस्ट भी नहीं करता। वही मानवू कोई रीजन की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर ये सुपर एक्टर शो में आया है तो ये रीजन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं इस इनक्रेडिबल मॉन्स्टर को खो नहीं सकता। फिर उसने वूजीन से दूसरा सवाल किया कि तुमने ये असिस्टेंट मैनेजर पार्क का ही रोल क्यों चूज किया? बाकी के रोल्स को एनालाइज करना तुम्हारे लिए और भी आसान होता। यूनमी भी ये बात जानने के लिए काफी क्यूरियस थी। वूजीन ने उन्हें बताया कि मैंने इसे इसलिए चूज किया क्योंकि इस रोल का सीन सबसे छोटा था। ये सुन वो तीनों ही भौचक्के रह गए। यूनमी हैरान होते हुए सोचने लगी कि क्या इसने इतना मुश्किल रोल सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि इसका सीन छोटा था?
भले ही ये छोटा हो, लेकिन इसे एनालाइज करके एक्ट करना बाकियों से 10 गुना मुश्किल है। मानवू भी मन ही मन पूछने लगा कि आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या दिक्कत है। कोई भी नॉर्मल बंदा असिस्टेंट मैनेजर पार्क जैसे रोल को अवॉइड करना चाहेगा। क्या ये लड़का एक जीनियस है या अजीब? यून भी सोचने लगी कि ये लड़का पक्का शो ऑफ कर रहा है। ये ऐसा दिखाना चाहता है कि ये रोल उसके लिए बहुत ही इजी है। वहीं वूजिन ने परेशान होकर सोचा कि लगता है इन लोगों के दिमाग में कुछ अजीब चीजें चल रही हैं। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। इतना सोच उसने तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हारी ऑफर पे विचार करूंगा। अब मैं जा रहा हूं। इतना बोल वो उस कमरे से बाहर निकल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। तभी उसका फोन बजने लगा। ये यंग दे का कॉल होता है। वूजिन के फोन उठाने पर यंग दे तुरंत ही बोलने लगा कि चलो आज शाम को मिलते हैं। मैंने तुम्हें मीट की ट्रीट देने की प्रॉमिस भी तो की थी, राइट? और हाँ, वो तुमने मुझसे जो स्क्रिप्ट और सिनारियो लिए थे वो भी मुझे वापस लौटा देना। वूजिन ने उसे ठीक है कहा। इसके बाद वो लिफ्ट बुलाने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। योन उससे पूछने लगी कि तुमने कास्टिंग की ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया? वूजिन उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गया। योन अपनी खूबसूरती के साथ उसे ही एक टक देखे जा रही थी। वूजिन अंदर ही अंदर योन के खुद का नाम लेने पर काफी खुश हो चुका था, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पे ना दिखाकर एक सिग्मा मेल की तरह एक्ट करते हुए बताया कि जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर उसने सोचा कि अगर इतना एरोगेंट एक्ट करने के बाद भी मैंने ये ऑफर तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली होती तो इन्हें मुझ पर शक हो जाता, और ऊपर से अगर मैंने उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं कूल कैसे दिखता। तभी योन ने उसके पास आकर पूछा कि क्या तुम किसी एजेंसी से एसोसिएटेड हो? इससे वूजिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा कि इसकी खूबसूरती कोई मजाक की चीज नहीं है, लेकिन उसने वैसे ही चैट की तरह एक्ट करते हुए उसे सीधा ना में जवाब दिया। ये सुन योन पूछने लगी कि ऐसे कैसे, तुम किसी एजेंसी में क्यों नहीं हो? वूजिन ने बताया कि नहीं है तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई रीजन होना जरूरी है? योन ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम वाकई में विदेश गए थे? इस बार वूजिन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देख योन परेशान होकर सोचने लगी कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैंने ये पूछकर गलती कर दी। इतना सोच उसने वूजिन से माफी मांगी और आगे पूछा कि वैसे तुम्हारी एज कितनी है? वूजिन ने बताया कि 27 साल। ये सुन योन हंसते हुए बोलने लगी कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूं। फिर उसने आगे पूछा कि तो इसका मतलब तुम किसी एजेंसी का हिस्सा नहीं हो, राइट? वुजीन, जिसका कि ध्यान लिफ्ट के ओपन हो रहे दरवाजे पर था, उसने योन को एक छोटा सा हाँ में जवाब दिया। फिर योन उसे बाय बोलते हुए कहने लगी कि तुम्हें दोबारा प्रोजेक्ट में देखकर मुझे काफी खुशी होगी। वुजीन ने बंद हो रहे दरवाजे के बीच से उस पर एक हल्की सी नजर मारी, लेकिन दरवाजा बंद होते ही उसकी सारी हवा निकल गई। वो योन से आमने सामने बात करने के ख्याल से ही पिघल गया। ऐसे ही रात हो जाती है। यूनमी और मानवू कुछ लोगों के साथ बैठे हुए अभी भी वूजीन के परफॉर्मेंस की वीडियो देख रहे थे। मानवू के पास बैठा बंदा बोलने लगा कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा अच्छा होगा। ये सुन मानवू ने कहा कि ऐसा लगता है मानो वो एक्टिंग से बहुत ही ज्यादा ऊपर हो, राइट? और क्या तुमने ये चीज नोटिस करी कि वो कैसे सीन खत्म करने के बाद वापस से नॉर्मल हो जाता है? वो रोल्स के बीच बड़ी आसानी से स्विच कर लेता है। यहां तक कि कुछ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स के पास भी ऐसी टेक्निक नहीं होती, और इस लड़के ने ये सब सेल्फ स्टडी से अचीव कर लिया। मैं नहीं जानता कि इसे अमेजिंग कहा जाए या क्रेजी। वहीं यूनमी भी अपने पहले किए गए बिहेवियर से थोड़ा एम्बैरेस फील कर रही थी। वो बोलने लगी कि अब मैंने इस लड़के की इतनी ग्रेट एक्टिंग देख ली है, अगर उसने इस असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? वुजीन के अलावा और कौन इस स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई कर पाएगा? मानवू ने भी उसकी बात से अग्री किया। तभी वो दूसरा बंदा बोलने लगा कि वुजीन की एक्टिंग तो अमेजिंग है, लेकिन वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मानवू को उसकी बात समझ नहीं आई। उस बंदे ने आगे कहा कि आपकी और राइटर यूनमी की इस इंडस्ट्री में काफी बड़ी रेपुटेशन है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कास्टिंग के लिए मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल ऑफर किया तो वो लोग दौड़े चले आएंगे। कोई भी नॉर्मल बंदा इस ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। क्या ऐसे में आपका उस एरोगेंट लड़के को लेना जरूरी है? मानवू गहरी सांस छोड़कर बोलने लगा कि वो लड़का पहले से ही ऐसा है। आजकल के इन जेनजी बच्चों का एटीट्यूड अलग ही लेवल पर है। वो बंदा बोलने लगा कि लेकिन फिर भी असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कोई छोटा रोल नहीं है, ये एक सपोर्टिंग रोल है। आखिर इसमें इतना सोचने की क्या ही जरूरत है? मानवू ने भी कुछ सोचते हुए पूछा कि क्या इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ रीजन होगा? अरे हाँ, शायद वो अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
शायद वो हमें खुद की वैल्यू समझने का वक्त दे रहा है। ये सुन वो बंदा पूछने लगा कि क्या आप एक्टर की फीस की बात कर रहे हैं? लेकिन हम उसके जैसे बेनाम बंदे को कितनी ही फीस देंगे? आई होप कि यह बात सच ना हो। मानवू ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब मैं इतना डेस्परेट हूं। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। तभी उसके पास बैठी यूनमी बोलने लगी कि मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बात सच है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि पैसों को लेकर कोई कंजूसी मत करना। उसकी इतनी खतरनाक नजरें खुद पर पाकर वो बंदा सोचने लगा कि क्या यह मुझे धमकी दे रही है। मानवू ने भी उस बंदे को जनरल मैनेजरली बुलाते हुए कहा कि भले ही यह बात सच हो या नहीं, लेकिन क्या उसकी वैल्यू के हिसाब से पैसे देना ही सही नहीं होगा? मैनेजरली झिझकते हुए बोलने लगा कि हमें प्रोडक्शन के बारे में भी सोचना होगा। अगर हम आपकी बात मान लें तो इससे पूरी इंडस्ट्री में अफवाहें फैल सकती हैं। मानवू ने उसकी बात सुन कहा कि चलो अफवाहों को ध्यान में रखकर एक काम करते हैं, हम उसे एवरेज से ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज भी इंक्लूड कर देते हैं। वो उतना तो स्मार्ट होगा ही कि उसे खुद की एक रीजनेबल प्राइस पता हो। मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। इसके बाद उसने अपना फोन उठाते हुए कहा कि अब जबकि ये डिसाइड हो ही गया है तो चलो उसे भी कॉल करके पूछ ही लेते हैं। इतना बोल उसने वूजीन को कॉल लगा दिया। उसके कॉल उठाने पर मानवू ने पूछा कि वूजीन, क्या तुमने कोई डिसीजन लिया? कहीं तुम अपीयरेंस फीस की वजह से तो नहीं झिझक रहे ना? मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, अब जबकि हम भी असिस्टेंट मैनेजर के रोल का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो तुम इस बारे में आज के दिन सोच लो। फिर अगले दिन हम मिलकर इसकी प्रैक्टिकल कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद तुम डिसीजन ले सकते हो। वूजीन ने उसे ठीक है कहा। फिर मानवू ने उसे अगले दिन सुबह 10 बजे वापस से उसी जगह आने को बोलकर कॉल काट दिया। वहीं वूजीन को समझ नहीं आ रहा था कि मानवू ने ऐसे अचानक से कॉल करके फीस के बारे में बात क्यों की। उसने सोचा कि मुझे यंगदे से इस बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोच वो एक बार में जा पहुंचा। यंगदे वहीं एक टेबल पर बैठा हुआ था। वूजीन ने भी उसे पहले ली हुई स्क्रिप्ट और सिनेरियो वापस लौटा दिया। यंगदे उससे पूछने लगा कि क्या तुमने इसे पढ़ा भी था या ऐसे ही भेल खाने के लिए ले गए थे? वूजीन ने उसे बताया कि हाँ भाई, पढ़ा था। उसने मन ही मन कहा कि मैंने उस डिटेक्टिव एजेंसी वाली स्क्रिप्ट की कॉपी भी निकलवा ली है। फिर वो यंगदे से पूछने लगा कि क्या ये बात सच है कि डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन नहीं होने वाला? यंगदे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मेरे एक पहचान के बंदे ने बताया था कि कोई इन्वेस्टर अचानक से उसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गया है। लगता है कि उसके ऑडिशंस भी होंगे। ये सुन वूजीन ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब वो थिएटर में भी रिलीज होंगी? यंगदे ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि ये तो कोई कमर्शियल भी नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म है। काफी सारी कमर्शियल फिल्म्स भी थिएटर तक नहीं पहुंचती, शॉर्ट फिल्म की तो बात ही छोड़ दो। और ऊपर से उसका डायरेक्टर भी कोई पॉपुलर बंदा नहीं है। वूजीन ने पूछा कि क्या होगा अगर वो फिल्म अच्छे से निपट जाए तो? यंगदे ने बताया कि अगर शॉर्ट फिल्म सक्सेसफुल हो जाए तो उसे पब्लिक एग्जीबिशंस या फिल्म फेस्टिवल्स जैसे कि रेड ड्रैगन फिल्म फेस्टिवल या स्पेशल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में कुछ अवार्ड्स मिलेंगे। वूजीन ने आगे पूछा कि तो इसका मतलब कि तुम नहीं जानते कि डिटेक्टिव एजेंसी के पीछे कौन सी प्रोडक्शन या मूवी कंपनी है? यंगदे पूछने लगा कि लेकिन तुम अचानक से इस फील्ड में इतने इंटरेस्टेड कैसे हो गए? मैं तुम्हें बाद में फिल्म स्पेशलिस्ट कम्युनिटी की लिंक भेज दूंगा, तुम वहां पर डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता लगा सकते हो। यह सुन वूजीन ने उसे थैंक यू कहा। फिर उसने आगे यंगदे से पूछा कि अगर तुम कोई बेनाम एक्टर हो और कोई बड़ा पीडी या एक अमेजिंग राइटर तुम्हें कास्ट करे तो तुम क्या करोगे? यंगदे उसके अजीब से सवालों से सरप्राइज्ड हो गया। फिर वो बोलने लगा कि ऐसा होना कोई चमत्कार से कम नहीं है, इसे चमत्कार कहना भी कुछ ज्यादा हो जाएगा। अगर सच कहूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी कंपनी एक हिट होने वाले ड्रामा में किसी नौसिखिए को तो नहीं लेगी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे एक्टर्स किसी भी रोल को प्ले करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने कनेक्शंस या किसी और तरीके से भी उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बेनाम एक्टर को ऐसा करने का चांस मिले तो उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये सुन वूजीन परेशान होते हुए मन ही मन बोलने लगा कि भाई, ऐसा बंदा तेरे सामने ही बैठा है। फिर उसने यंगदे से पूछा कि चलो मान लो कि वो बेनाम एक्टर तुम होते तो फिर तुम कितनी फीस लेते? यंगदे ने बताया कि ये अगर मैं होता तो मैं थैंक यू बोलकर चुपचाप जितने मिले उतने ले लेता। आमतौर पे नौसिखियों को पर एपिसोड के 30,000 वॉन मिलते हैं, लेकिन अगर मुझे 3,000 वॉन दिए जाए तो भी मैं तैयार हो जाऊंगा। वूजीन 3,000 की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि अगर ये सही में सिर्फ 3,000 ही निकले तो मैं क्या करूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वूजीन मानवू से मिलने पहुंच चुका था। वहां पर मैनेजर ली ने उसे जल्दी से अपने पीछे आने के लिए बोला।
खुद के प्रति उसका ऐसा बिहेवियर देख वूजीन सोचने लगा कि ये इतना रूड क्यों एक्ट कर रहा है, क्या ये मुझे हेट करता है। तभी मैनेजर ली ने लिफ्ट बुलाते हुए वूजीन से कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे पास प्रोडक्शन के मामले में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी जैसा फीस का निगोशिएशन होने वाला है वो मेरे लिए भी पहली बार है। बेचारे वूजीन को तो यह भी नहीं पता था कि उसे यहाँ फीस निगोशिएट करने बुलाया गया है। मैनेजर ली ने वूजीन से आगे कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अभी जो तुम कीमत सुनने वाले हो वो एवरेज से भी ज्यादा होंगी। सच कहूं तो मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन पीडी और राइटर इसके लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन इस पर काफी सारे लोगों की नजरें होंगी, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि पहले से ही अफवाहें फैलना अच्छा नहीं होता। मैं ये सिर्फ पीडी से मीटिंग के पहले तुम्हें हेल्प करने के लिए बोल रहा हूं। उसकी बात सुन वूजीन सोचने लगा कि यह बंदा कुछ ज्यादा ही काइंड लगता है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए चिंतित है। इतना सोच उसने मैनेजर ली को बताया कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो मैनेजर ली के पीछे जाते हुए सोचने लगा कि यंग दे के कहे मुताबिक मुझे कम से कम 3000 वॉन मिल जाए तो भी काफी होगा। लगता है मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तभी मैनेजर ली ने दरवाजा खोलते हुए पीडी मानवू को बताया कि मैं वूजीन को ले आया हूं। मानवू ने उसे वेलकम करते हुए अपने पास बैठने को कहा। फिर उसने वूजीन की ओर एक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हुए कहा कि इसे चेक कर लो। वैसे तो इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं, लेकिन मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं वो है अपीयरेंस फीस। ये सुन वूजीन कॉन्ट्रैक्ट उठाकर पढ़ने लगा। तभी कुछ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मानवू ने भी उसे बताया कि तुम्हारी अपीयरेंस फीस होंगी 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड। तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? वहीं वूजीन के अंदर ही अंदर 2.5 मिलियन वॉन की बात सुनकर होश उड़ चुके थे। वो मन ही मन बोलने लगा कि मुझे नहीं पता कि यह टैक्स काट कर है या बिना टैक्स के, लेकिन ये मेरी पूरे महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। वहीं बाहर से वूजीन अभी भी एकदम सीरियस होकर बैठा था। ये देख मानवू सोचने लगा कि क्या इसे ये कम पड़ रहे हैं, ये ज्यादा रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। वैसे अगर सोचा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कोई आसान काम भी नहीं है। इतना सोच उसने वूजीन को बताया कि वैसे तो नौसिखियों को पर एपिसोड 20 से 40 हजार दिए जाते हैं, लेकिन तुम काफी सारे मामलों में स्पेशल हो और मुझे लगता है कि तुम्हें एक नौसिखिए की तरह ट्रीट करना ठीक नहीं होगा। 2.5 मिलियन वॉन के साथ ही तुम्हें और एडिशनल फीस भी मिलेगी, जैसे कि रीरन, यूट्यूब वगैरह वगैरह। वैसे तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैनेजर पार्क पहले 4 एपिसोड में अपीयर होने वाले हैं, और अगर वो आगे के एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स या सपनों के जरिए अपीयर हुए तो उसके भी तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर तुम्हें 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम मिलेगी। वूजीन ने अपना चैट मोड ऑन करते हुए कहा कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर 1 करोड़ वॉन की बात सुन पगलाए जा रहा था। वो सोचने लगा कि तो फिर यियोन जैसे टॉप एक्टर्स को कितने पैसे मिलते होंगे। तभी मानवू ने उससे आगे कहा कि अगर तुम्हारी बात की जाए तो पूरे ड्रामा के 1 करोड़ तो छोड़ो, लेकिन जल्द ही तुम्हें पर एपिसोड के करोड़ों मिलने लगेंगे। ये सुन वूजीन सोचने लगा कि क्या इसका मतलब जो चीज मैं सिर्फ आर्टिकल्स और न्यूज में पढ़ता था वो मेरे साथ भी होगा। तभी मानवू ने पूछा कि तो बताओ 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड कैसे रहेंगे। ये सुन वूजीन मन ही मन बोलने लगा कि वैसे ये कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए क्यूरियस हूं कि मेरी अभी की वर्थ कितनी है। ये सवाल सीधे सीधे पूछ लेना ही सही होगा। इतना सोच उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या मेरी वर्थ सिर्फ 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड ही है। ये सुन मानवू सोचने लगा कि लगता है ये इतने पैसों से थोड़ा नाखुश है। वो युनमी को याद करते हुए सोचने लगा कि अभी के लिए कुछ पैसे बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसे खुद के लिए सीज करना ही होगा। इतना सोच उसने वूजीन से कहा कि चलो ठीक है, मेरी खुद के नजरों में तुम्हारी वर्थ 3.5 मिलियन है, लेकिन ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी और कास्टिंग प्रोसेस भी शामिल की जाएगी। वहीं मैनेजर लू हैरान होकर मानवू को देखे जा रहा था। मानवू ने आगे वूजीन से पूछा कि क्या अभी अच्छा लग रहा है। वूजीन ने कहा कि हाँ, मेरे लिए इतना इनफ है। ये सुन मैनेजर ली ने चैन की सांस ली। फिर वो वूजीन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करने लगा। उसने बताया कि प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा का पूरा स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है। फिर वो वूजीन को स्टाफ, सेट कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टर, प्रोडक्शन, प्रमोशन, तेजी से इंफॉर्मेशन पूर करना, इन सब चीजों के बारे में समझाने लगा। वूजीन ने यह सब समझने का नाटक किया, लेकिन हकीकत में मैनेजर ली की सारी बातें उसकी सिर से बाउंसर बॉल की तरह जा रही थीं। मानवू ने वूजीन को बताया कि मैं तुम्हें ऑफिशियल स्क्रिप्ट की बुक भेज दूंगा। अगर उसका तीसरा पार्ट आया तो उसके लिए भी मैं कांटेक्ट करूंगा। यूजुअली तो हम उसे एजेंसी के थ्रू भेजते हैं, लेकिन तुम किसी एजेंसी के साथ नहीं हो, राइट? वूजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। मानवू ने कहा कि कोई बात नहीं, ये उतना भी ज्यादा इनकन्वीनियंट नहीं होगा और तुम्हें कोई एजेंसी ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा रिलीज होगा, पूरी इंडस्ट्री अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। या क्या पता
उससे पहले भी आ जाए। अब से तुम्हें सिर्फ एक्टिंग की प्रैक्टिस ही करनी होगी। मैं तुम्हें स्क्रिप्ट का पहला पार्ट अभी दे दूंगा, इसलिए प्लीज असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल प्ले करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करना। इसके बाद वूजिन वहां से बाहर निकल आया। उसे अभी भी अंदर हुई डील पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कास्टिंग हो चुकी है और अब वो एक एक्टर बन चुका है। वो सोचने लगा कि तो क्या इसका मतलब कि अब लोग मुझे टीवी पर देखेंगे? क्या मुझे भी खुद का एक मैनेजर मिलेगा? ये बहुत ही कूल होगा। और ऊपर से मुझे एक एजेंसी भी ढूंढनी होगी। शायद यंग दे इसमें मेरी मदद कर सकता है। लेकिन यंग दे से पूछने पर उसने बताया कि उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी काफी स्ट्रांग सहारा देती है, लेकिन साथ ही वो बहुत ही स्ट्रिक्ट भी होती है। वहीं छोटी एजेंसी में भले ही सहारा कम मिलता हो, लेकिन उसमें फ्रीडम ज्यादा रहती है। वजीन सोचने लगा कि मुझे एजेंसी चूज करने का मौका कब मिलेगा। उसने याद किया कि कैसे उसके ये सब सवाल पूछने पर यंग दे सस्पिशियस हो गया था। तभी उसका फोन बजने लगा। उस पर अपनी मां का नाम देख वजीन ने सोचा कि मुझे ये बात अपने पेरेंट्स को भी बतानी होगी। हालांकि उनकी बेटी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इतना सोच उसने कॉल पिक कर लिया। सामने से उसकी मां पूछने लगी कि क्या तुमने जॉब बदल दी है? वजीन ने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। मां, मुझे लगता है कि मैं एक एक्टर बनने वाला हूं। ये सुन फोन पे सन्नाटा छा गया। वजीन अपनी मां को आवाज लगाने लगा। तभी उसकी मां ने पूछा कि बेटा, क्या तुम पागलखाने में जाना चाहते हो? ऐसे ही वजीन को असिस्टेंट मैनेजर पार्क का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए 2 दिन बीत गए। इंडस्ट्री में इस बात की अफवाहें फैलना ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इन सब में अभी वजीन का नाम बाहर नहीं आया था। इंडस्ट्री के लोग उसे हिडन एक्टर नाम से जानने लगे थे। प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा बहुत सारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपनीज और एंटरटेनमेंट एजेंसीज के बीच काफी सिग्निफिकेंट था। इन सब की शुरुआत सी ब्लू स्टूडियो यानी कि SBS प्रोडक्शन कंपनी से ही एस्केलेट होने लगी थी। इसकी शुरुआत प्रोफाइलर हारियांग के कुछ 100 लोगों के स्टाफ मेंबर्स से हुई थी। इसके बाद ये अफवाहें बाकी की जगह जैसे कि मीडिया, एंटरटेनमेंट कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस में भी फैलने लगी थी। अपने हिडन नेम के साथ वूजीन का इंडस्ट्री में नाम बनना शुरू हो गया था, लेकिन वूजीन इस बात से पूरी तरह से बेखबर था। अपने घर पे बैठा वूजीन खुद से पूछ रहा था कि क्या मुझे प्रोफाइलर हारियांग के बाकी के रोल्स को भी एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे उस डिटेक्टिव एजेंसी नाम की शॉर्ट फिल्म के बारे में पता लगाना होगा। इतना सोच वो यंग दे की लिंक भेजी हुई कम्युनिटी पे जाकर पोस्ट्स पढ़ने लगा। उसने सोचा कि यहां दी गई हर इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं होती, इसलिए मुझे इस पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाला आर्टिकल थोड़ा क्रेडिबल लगता है। इस पर काफी सारे व्यूज और कमेंट्स हैं। इसके बाद वूजिन उस पोस्ट में दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक सर्च करने लगा। थोड़ी देर बाद वूजिन सोच रहा था कि यंग दे के कहे मुताबिक इस शॉर्ट फिल्म का सीन काफी मुश्किल लग रहा है। आखिर में मुझे सिर्फ कंपनी का एड्रेस और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ही मिली। क्या मुझे डिटेक्टिव एजेंसी पे गिव अप कर देना चाहिए? लेकिन मुझे उसका सिनारियो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे तो टीवी ड्रामास को उनकी रेटिंग्स के हिसाब से जज किया जा सकता है, लेकिन डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई। वो अभी के लिए तो B ग्रेड पर है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में काफी क्यूरियस हूं। मैंने सुना है कि टॉप टियर के एक्टर्स भी ऐसे छोटे प्रोजेक्ट से ही शुरुआत करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसे ही किसी छोटे प्रोजेक्ट जैसे कि शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें स्पॉट ही अवेलेबल ना हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए तो सीधा फिल्म की कंपनी पे जाना ही एकमात्र ऑप्शन है। फिर वो सोचने लगा कि मैंने डिटेक्टिव एजेंसी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली है और इस नए ड्रामा को भी संभाल लिया है। अब मुझे उस सब स्पेस में जाकर स्क्रिप्ट्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देना चाहिए। इतना सोच वूजीन ने उस ब्लैक स्क्वायर को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। वूजीन सोचने लगा कि भला इस वक्त किसका कॉल आया होगा। तभी स्क्रीन पे कॉल करने वाले पर्सन का नाम पढ़कर वो समझ गया कि ये उसकी बहन है। ये देख वो बोलने लगा कि इसने मुझे सालों तक एक भी बार कॉल नहीं किया और अब इसे मां से पता चला होगा कि मैं एक एक्टर बनने जा रहा हूं। वूजीन अपनी बहन को खुद पर हंसता हुआ इमेजिन कर बोल रहा था कि ये पक्का मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही कॉल कर रही है। मैं नहीं उठाने वाला इसका कॉल। तभी फोन दोबारा जोर जोर से बजने लगा। इससे वूजीन इरिटेट हो गया। वो फोन पकड़ते हुए चिल्लाने लगा कि क्या ये पागल वागल हो गई है? क्या ये मुझसे डांट खाना चाहती है? तभी वो स्क्रीन पे किसी और का नंबर देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि क्या मेरी बहन दूसरे नंबर से कॉल कर रही है? इतना सोच उसने कॉल उठा लिया। सामने से आवाज आई कि मैं योन बात कर रही हूं। यह सुन वूजीन शॉक्ड रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टॉप एक्ट्रेस योन ने सीधा उसे कॉल किया है। वो इस बात से काफी एक्साइटेड हो चुका था। फिर उसने खुद को थोड़ा संभाला। इसके बाद वो अपना चैट मोड ऑन करके मोबाइल पे हेलो बोलने लगा। सामने से योन ने बताया कि मैंने सुना है तुमने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल एक्सेप्ट कर लिया है। स्टाफ के बीच में भी इस बारे में काफी रूमर्स फैल रहे हैं और सब लोग क्यूरियस हैं।
वुजीन ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्या? यून उसे हाँ में जवाब देते हुए बोलने लगी कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वुजीन तुम अपनी पहली ही स्क्रिप्ट रीडिंग पे पॉपुलर हो जाओगे। सारे लोग यही सोचेंगे कि वो कोई फेमस एक्टर होगा, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि इस एक्टर के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं है तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। मैंने सोचा कि मैं ये बात तुम्हें बता देती हूं। तो फिर चलो अब स्क्रिप्ट रीडिंग पे मिलते हैं। वहीं वुजीन योन की हंसने की आवाज सुन शर्माने लगा। फिर उसने योन को हाँ में जवाब देकर उसकी मेहनत के लिए थैंक यू कहा। यह सुन योन पूछने लगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो अभी आराम कर रही हूं। फिर कॉल कटने के बाद वुजीन टॉप एक्ट्रेस योन का नंबर पाकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो इस बात से काफी खुश था कि योन ने उसे उसके नाम से बुलाया और उसके साथ इंडस्ट्री की बातें भी शेयर की। वुजीन ने सोचा कि इंडस्ट्री के लोगों ने मेरे फैमिली वालों से बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट किया। इतना बोल वो याद करने लगा कि कैसे उसके एक्टर बनने की बात सुनकर उसकी माँ उसे पागल खाने में भेजने की बात कर रही थी और उसे यकीन था कि उसकी बहन भी पक्का उसका मजाक उड़ा रही होगी। फिर उसने इन सब बातों को साइड में रख उस ब्लैक स्क्वायर को देखते हुए कहा कि अब मुझे जाकर डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता लगानी चाहिए। तभी सीन किसी बार पे शिफ्ट होता है। मानवू किसी को शीन दोंग चून बुलाकर आवाज लगाने लगा। उसे देख दोंग चून ने कहा कि तुम हमेशा की तरह फिर से लेट आए हो, क्या तुम ऐसे ही काम चलाओगे बड़े भाई? मानवू ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था और ऊपर से प्रोफाइलर हारियांग की स्क्रिप्ट मीटिंग भी काफी लेट हो गई थी। ये सुन दोंग चून बोलने लगा कि लगता है प्रोफाइलर हारियांग रिसेंटली काफी चर्चा में है। राइटर यूनमी भी काफी बिजी होंगी। वैसे कितनी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है? मानवू ने बताया कि रफली 2 से 3 एपिसोड जितना हो चुका है। फिर वो दोंग चून की प्लेट देखते हुए पूछने लगा कि तुम सोजू के साथ सिर्फ किमची ही क्यों खा रहे हो? अगर तुम ऐसे ही मिजरेबल एक्ट करोगे तो तुम्हारी लाइफ भी मिजरेबल हो जाएगी। ये सुन दोंग चून बोलने लगा कि यार तुम तो मेरी हालत ऑलरेडी जानते ही हो। मेरी अभी की सिचुएशन वाकई में मिजरेबल है, तो फिर भला मैं अच्छा होने का नाटक क्यों ही करूं? उसकी बातें सुन मानवू ने पूछा कि अबे गधे, क्या तुमने अपनी स्पिरिट पूरी तरह से खो दी है? हम दोनों एसबीसी में एक ही ड्रामा डिपार्टमेंट में हुआ करते थे और हमने पीडी के तौर पे भी अच्छी खासी फिल्मोग्राफी कर रखी है। क्या तुमने एसबीसी इसीलिए छोड़ा था कि तुम ऐसे बहाने बना सको? तुमने वो टफ डिसीजन इसलिए लिया था ताकि तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सको और मूवीज बना सको। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारा ब्रेक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन तुम जल्द ही सक्सेसफुल हो जाओगे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी मूवी के लिए इन्वेस्टर भी मिल गया है। वैसे तुमने जो स्क्रीन प्ले लिखा है उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दोंग चून ने बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी। उसका नाम डिटेक्टिव एजेंसी है और वो एक शॉर्ट फिल्म है। मानवू ने आगे कहा कि मैंने सुना था कि इस डिटेक्टिव एजेंसी वाले प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन का कॉस्ट कुछ 3 करोड़ जितना आने वाला है। सामने से दोंग चून ने बताया कि यह अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन यह शायद 4 करोड़ वॉन तक भी पहुंच सकता है। लेकिन बात यह है कि वो इन्वेस्टर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है और वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के बदले फिल्म का रोल उनके एक्टर को दे दें। वो चाहते हैं कि हम फिल्म में कुछ नौसिखियों को इंक्लूड करें और फिर मेल लीड का रोल उनके एक्टर पार्क जुंग ह्यूक को दें। पार्क जुंग ह्यूक का नाम सुनकर मानवू चौंक गया। वो हैरान होकर दोंग चून से पूछने लगा कि क्या तुम उसी जुंग ह्यूक की बात कर रहे हो जिसने अपना करियर हैवी ड्रिंकिंग और फाइट्स में इन्वॉल्व होकर बर्बाद कर दिया था? क्या इसका मतलब यह है कि जीजीओ एंटरटेनमेंट ही इन्वेस्टर है? ये तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने एक्टर का फैलाया हुआ रायता साफ करने के लिए तुम्हारा यूज कर रहे हैं। वो उसे फिर से बॉटम से स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ये सुन दोंग चून बोलने लगा कि अगर वो बंदा मेल लीड के तौर पे कास्ट हो गया तो फिर भले ही डिटेक्टिव एजेंसी को लोगों से कितने ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा उसका क्लीन अप प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी। मैंने इतने सालों तक अपनी घिसकर इसलिए मेहनत नहीं करी कि उससे मैं किसी कमीने का फैलाया हुआ रायता साफ करूं। ये सुन मानवू ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें एक एक्टर से मिलवाऊं? सामने से दोंग चून बोलने लगा कि लेकिन तुम्हारे सारे एक्टर्स तो टॉप लेवल के हैं ना? मानवू ने कहा कि वो टॉप लेवल के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिपेंडेंट या शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट्स को नहीं देखते। यहां तक कि यून भी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट्स को एक्सेप्ट करती है। लेकिन मैं जिस एक्टर को तुमसे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूं वो कोई टॉप लेवल का एक्टर नहीं है, वो कोई और ही है। दोंग चून ने पूछा कि भला ऐसा कौन है? मानवू ने बताया कि ये ऐसा बंदा है जिसे अपने ड्रामा में कास्ट करने के लिए हमने काफी पापड़ बेले हैं। उसका नाम है कांग वुजीन। वो इस इंडस्ट्री में नया है, इसलिए तुम उसे नहीं जानते होंगे। ये सुन दोंग चून बोलने लगा कि लगता है इस नौसिखिए का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन चूंकि वो तुम्हारे ड्रामा से जुड़ा हुआ है इसलिए उसका ज्यादातर फोकस उस पर ही होगा। क्या ऐसे में वो एक शॉर्ट फिल्म ले भी पाएगा? मानवू ने कहा कि ये लड़का आगे जाकर पक्का एक बड़ा हिट बनेगा। अगर हम इसे अभी से सिक्योर कर लें तो फ्यूचर में हम नए इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं।
इसलिए हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। सामने से दोंग चून बोलने लगा कि कोई बात नहीं, वैसे भी पिछले 3 सालों में इतना कुछ हुआ है कि अब मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण को देखना भी मुश्किल हो रहा है। डिटेक्टिव एजेंसी को बार बार रिजेक्ट होता देख अब मैं थोड़ा थक चुका हूं। इसके अगले दिन सुबह प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा के फुल स्केल प्रमोशन से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मच गई। इस पर लिखे गए आर्टिकल्स ने पब्लिक में भी काफी क्यूरियोसिटी का माहौल बना दिया था। इसका फायदा उठाकर उन्होंने ड्रामा का नाम प्रोफाइलर हारियांग भी उसी दिन रिवील कर दिया। ये न्यूज तेजी से फैलने लगी और इसने काफी पब्लिक इंटरेस्ट भी गेन किया। वहीं दोंग चून अपने फोन पे ये न्यूज पढ़कर सोच रहा था कि ये वाकई में इंप्रेसिव है। मैं इसके लिए खुश हूं क्योंकि ये मेरे एक अच्छे दोस्त का प्रोजेक्ट है, लेकिन साथ ही मैं इस बात से थोड़ा एनवियस भी हूं। मैं यहाँ GGO एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर पार्क से मिलने आया था। उन्होंने तो मुझे 3 बजे आने को बोला था, लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? इतना सोच दोंग चून जाने के लिए खड़ा होकर बोलने लगा कि इन लोगों को लगता है कि यही बॉस है, मुझे इस पर गिव अप कर देना चाहिए। तभी वहां पर कोई आ गया। दोंग चून दरवाजे पर खड़े बंदे को देख सोचने लगा कि ये टॉल है और इसके लुक्स भी डिसेंट है। शायद ये GGO एंटरटेनमेंट का कोई नौसिखिया होगा। इतना सोच दोंग चून उससे बोलने लगा कि तुम काफी लेट हो, तुमने तो कहा था कि तुम 3 बजे आने वाले हो। वुजीन ये सुन कंफ्यूज हो गया। दोंग चून ने आगे पूछा कि क्या डायरेक्टर पार्क कहीं चाय वाय पीने गए हैं? वैसे तुम यहाँ बैठ सकते हो, डायरेक्टर पार्क यहाँ पहुंचने के बाद बाकी की डिटेल्स बता देंगे। तो क्या तब तक हम थोड़ी एक्टिंग देख लें? इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि GGO एंटरटेनमेंट एक बड़ी कंपनी है, वो काफी सारे नौसिखिए रखने के लिए जानी जाती है। इस लड़के के बिहेवियर से लगता है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं, लेकिन एक्टिंग करना एक अलग बात है। फिर उसने आगे पूछा कि तुमने तैयारी तो करी ही होंगी, राइट? तुम ऐसे ही अपना मुंह दिखाने तो नहीं आ गए ना? सामने से उस बंदे ने कहा कि हाँ, मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है। दोंग चून ने उससे कहा कि तो ठीक है, मुझे कुछ परफॉर्म करके दिखाओ। ये सुन वुजीन उस स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करने लगा। फिर यहां पर हमें बताया जाता है कि डिटेक्टिव एजेंसी एक 45 मिनट का प्रोजेक्ट है, जो कि शॉर्ट फिल्म में काफी लंबा माना जाता है। ये कहानी किम रियूजिन की है, जो खुद के दम पर एक एजेंसी चलाता है। एक दिन कोई 40 साल का क्लाइंट उसके पास आता है, जिसे शक था कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। उसने किम रियूजिन से यह बात कंफर्म करने की रिक्वेस्ट की। किम रियूजिन ने भी यह केस एक्सेप्ट कर लिया और उस क्लाइंट की वाइफ को ऑब्जर्व करने लगा। एज एक्सपेक्टेड, जब वो हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, तब उसकी वाइफ वाकई में किसी और आदमी से मिली। किम रियूजिन भी उनका पीछा करते हुए दूर जंगलों में किसी बंगले तक जा पहुंचा। लंच से लेकर दोपहर तक उन दोनों ने ऐसे टाइम स्पेंड किया कि जैसे वो एक कपल हो। लेकिन अचानक से सूप पीते हुए वो बंदा गिर पड़ा। ये देख उस वाइफ ने किसी और बंदे को बुलाया। वो हट्टा कट्टा बंदा उस बेहोश हो चुके बंदे को अपनी कार तक ले गया और फिर किसी अनजान जगह पे गायब हो गया। वहीं किम रियूजिन, जिसने कि अभी अभी ये केस लिया था, वो किसी का मर्डर देखकर चौंक गया। वो बंगले की एक खुली हुई खिड़की देखकर संभलते हुए अंदर घुस गया। थोड़ी ही देर में वो बेसमेंट में जा पहुंचा। वहां पर उसे एक और बंदा जमीन पे लेटा हुआ दिखाई दिया। किम रियूजिन को जब पता चला कि यह बंदा अभी जिंदा है, तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो जल्दी से बेसमेंट के एक कोने में छिप गया, जहां टूट चुका फर्नीचर रखा हुआ था। और अब किम रियूजिन एक फ्यूजिटिव है जो कि बंगले में घुस आया है। डिटेक्टिव एजेंसी एक बंगले में टेंशन, थ्रिलर और प्लॉट ट्विस्ट से भरी हुई शॉर्ट फिल्म है। इसके प्रोटैगनिस्ट किम रियूजिन का रोल प्ले करने वाले बंदे को टॉप नॉच की एक्टिंग डिलीवर करनी होगी, ताकि यह बंगला एक खतरनाक सपने जैसा फील हो सके। और ऊपर से डिटेक्टिव एजेंसी साउंड इफेक्ट्स पे भी हेवीली फोकस्ड है। इससे ऑडिटोरी प्रेजेंटेशन का काम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक्टिंग करने के लिए प्रोटैगनिस्ट की इंटरनल एक्टिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस पे एम्फसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना बोल वुजीन ने दोंग चून को बताया कि अभी के लिए बस इतना ही है। वहीं दोंग चून को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या देख लिया। यह परफॉर्मेंस तो बहुत ही चैलेंजिंग होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था मानो किम रियूजिन सही में मेरे सामने आ गया हो। यह हकीकत से भी ज्यादा रियल था। मैंने एक्टिंग की ऐसी स्टाइल पहले कभी भी नहीं देखी। क्या GGO एंटरटेनमेंट ने वाकई में ऐसे बंदे को डेवलप किया है? इतना सोच दोंग चून वुजीन से पूछने लगा कि तुम GGO एंटरटेनमेंट में कब से काम कर रहे हो? तभी वहां पर कोई आ गया। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये मानहवा अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इसका अगला पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।